बच्चों, आज इंटरव्यू की सीरीज में हमारे पास है एक बहुत ही होनहार बच्चा। हम इनसे जानेंगे पूरी डिटेल में कि आखिरकार इनकी सीवीटी की जर्नी कैसी रही है और सीवीटी को क्रैक कैसे करना है। सीवीटी में मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बाकी सारी चीजों के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके अलावा इनकी जर्नी के बारे में बहुत ही इन डेप्थ हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम रजत निगम है और मेरा सीवीटी स्कोर 757 था और मैं हंसराज कॉलेज में अभी इकोनॉमिक्स ऑनर्स परस्यू कर रहा हूँ। हंसराज कॉलेज में इकोनॉमिक्स ऑनर्स 757। अच्छा बेटा, रॉ स्कोर कितना था आपका? रॉ स्कोर सर 782 था। 782, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर जो है डिक्रीज हुआ है, काफ़ी कम हो गया। अच्छा, तो रजत यहाँ पे एक बार बेटा बच्चों को बताना कि आप जैसे आपका बचपन से कैसा क्या सीन था पढ़ाई में? सर पढ़ाई का मेरे को बचपन से काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। मैं 10th 11th 12th इतनी जितनी भी क्लासेस हैं मैंने सर मिनिमम 8 आवर्स तो मैनेज किया पढ़ाई का, क्योंकि बिना उसके नहीं हो पाएगा। अगर लोग सोच रहे हैं कि कम में हो जाएगा तो फिर अगर आप बहुत ही विवेकानंद हो तो कर लो, बाकी ऐसे पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो बचपन से जैसे पढ़ने में आप होनहार थे, 10th में कितना स्कोर था सर बेटा? 10th में मेरा 96% था। 96%। और 12th में? सर 12th में भी 96% ही था। 12th में भी 96%। तो रजत आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन था बेटा क्लास 12th में, जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स थे? सर सबसे ज़्यादा मार्क्स तो सर मेरे बिजनेस स्टडीज़ में थे, पर सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स ही है। अच्छा, इकोनॉमिक्स बचपन से ही फेवरेट सब्जेक्ट है। और मैथ्स में कितना था? सर मैथ्स में मेरा स्कोर 92 था। 92। ग्रेट ग्रेट, एक्सीलेंट। तो रजत बेटा एक बार बच्चों को आप ये बताइए कि आपने जो सीवीटी 2023 की तैयारी है और जो क्लास 12th की तैयारी है, उन दोनों को एक साथ में कैसे मैनेज करा? और इसके भी पहले एक सवाल और रहेगा कि क्लास 12th की तैयारी को आपने शुरुआत कब से करी थी? तो सर पहले आप क्लास 12th के बारे में, तो सर क्लास 12th के लिए प्रिपरेशन आपको मोस्ट प्रॉब्ली स्कूल हमारा फरवरी मिड से चालू हो गया था, उन्होंने जल्दी चालू कर दिया था, तो 12th की तैयारी वहीं से चालू हो गई थी। हाफ ईयरली तक ऑलमोस्ट हम लोग अगर सीवीटी के ऊपर आते हैं तो जुलाई अगस्त से मैंने सीवीटी की तैयारी चालू की थी, क्योंकि उस समय ही फर्स्ट एडिशन था उसका एग्ज़ाम चल रहे थे उस समय, तो काफ़ी कंटेंट तब भी आ रहा था, तो तब से हम थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू किए। और फिर उसके बाद जैसे जैसे दिसंबर में प्री बोर्ड आया उसके बाद से बहुत इंटेंसिफाई सीवीटी को कर दी। ऑप्शन ही सिर्फ यही, आपको दोनों साथ में लेके चलना पड़ेगा। अगर आप एग्ज़ाम के बाद सोच रहे हैं कि हो जाएगा तो फिर वो काफ़ी मुश्किल आती है, क्योंकि सीयूईटी इज़ ऑल अबाउट बेसिक्स। अगर बेसिक्स सही नहीं है तो फिर आप सीयूईटी में उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। बोर्ड्स नहीं है, जैसे बोर्ड्स में अगर आप चाहे तो एक क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, 2 पेज आप भर दिए, आपको कुछ ना 3 मार्क्स तो मिलेगा ही। पर सीयूईटी में अगर आपका 0.2 एक ऑप्शन का आंसर है और एक का आंसर 0.4 है, तो अगर आप कहीं बीच में फंसे तो आप गए। और टाइम का भी बहुत सीयूईटी में रहता है, मतलब अभी इस साल तो टाइम थोड़ा बढ़ा था कुछ पेपर्स में, तो जैसे मैथ्स है तो उसमें 1 घंटे का पेपर था, इंग्लिश में 45 मिनट्स, तो वो टाइम भी एक चैलेंज होता है। तो इसीलिए आपको प्रिपरेशन मैं तो एडवाइस करूँगा जल्दी चालू करना चाहिए। बेसिकली जल्दी, यानी कि एटलीस्ट यार कम से कम आप जुलाई अगस्त से तो चालू ही कर दो। हाँ, जुलाई अगस्त में आपको चालू कर देना चाहिए, क्योंकि आप एकदम बोर्ड और सीवीटी के लिए वो पढ़ नहीं पाओगे। आप अब नॉर्मल स्कूल में हो तो आपको स्कूल भी मैनेज करना है, ये भी मैनेज करना है, बाद में अगर आपका कुछ साइड वो है तो वो भी करना है। इसीलिए आपको अगस्त से थोड़ा थोड़ा तैयारी चालू करना चाहिए और फिर बोर्ड्स के बाद उसको मतलब फिर आप बहुत इंटेंसीफाई करिए। क्योंकि सर मेरा शेड्यूल जैसे था, बोर्ड्स के बाद मैं लाइब्रेरी जाता था, तो मैं मॉर्निंग 9 बजे जाता था और मैं दोपहर में 1 घंटे के लिए आता था, फिर रात को जब वो 10 बजे बंद होती थी तब तक वहीं रहते थे। क्योंकि आपको 1 महीने के अंदर अगर आप सिलेबस देखेंगे तो इतना सिलेबस है, सबको आपको रिवाइज भी करना है, क्वेश्चंस भी करने हैं, टेस्ट सीरीज भी करनी है, तो सर टाइम तो लगेगा ही। और जितने भी देखो क्लास 12th के बच्चे हैं, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, इस चीज़ से बच्चे भी एग्री करेंगे। अगर जैसे मैं मैथ पढ़ाता हूँ तो मैथ का ही जानता हूँ, मैथ का जितना क्लास 11th का सिलेबस है, इसका कम से कम 3 से 4 गुना क्लास 12th का सिलेबस है। तो आप 11th के सिलेबस से 12th के सिलेबस को बिल्कुल भी आप कंपेयर मत करो। 12th का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, मतलब जितनी क्लास 11th की पूरी मैथ से इसका डबल तो सिर्फ क्लास 12th की सिर्फ एक एनसीईआरटी है। तो और इनफैक्ट और इसमें आपको बोर्ड देना है तो आपको बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ आपको पढ़ना पड़ता है। क्योंकि अगर मैं बोर्ड की बात करता हूँ, जैसे सीबीएसई बोर्ड वगैरह जैसे बोर्ड की, तो सवाल भी अच्छे खासे लेवल के पूछे जाते हैं। जैसे इस बार सीबीएसई बोर्ड का जो था, अब इस आजकल प्रॉब्लम क्या है, सीबीएसई कुछ सिलेबस रेशनलाइज करता है, पर हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन 5 मार्कर आ गया था रेशनलाइज सिलेबस से। तो मैंने जैसे पढ़ा था अड्डा 24/7 से पढ़ा, तो वो हम लोग कॉन्सेप्ट तो अड्डा जैसे सीवीटी के लिए है तो हम लोग ने पूरा पढ़ा था, तो एक क्वेश्चन था 3D ज्योमेट्री में, मेरे को अभी भी याद है,
फुट मिरर इमेज का क्वेश्चन था, हाँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो उसके लिए तो मेरे से बन गया, पर मैक्सिमम जो मेरे साथ वाले थे नहीं हो पाया। और जैसे 2 सब्जेक्ट जो मेरे को सीबीएसई में लगता है, मैथ्स और फिजिक्स, ये 2 का ही पेपर टफ आता है। 2 का पेपर काफी टफ आता है। फिजिक्स का तो मेरे को लगता है वो बहुत ज्यादा लेवल हो गया पिछले 2-3 साल से। और इनफैक्ट फिजिक्स में घुमाते भी काफी ज्यादा है, मतलब किस सवाल में क्या घुमा दे कोई आइडिया नहीं होता फिर उस टाइम पे बच्चों को। तो इसीलिए आपको मैथ्स तो पर्टिकुलरली अगर आपको पढ़ना है तो मेरे हिसाब से दिन में एटलीस्ट आप स्कूल के बाद या कोचिंग के बाद 4 आवर्स आपको रखना चाहिए। अच्छा रजत, यहाँ पे बेटा बच्चों का ना एक बहुत बड़ा सवाल रहता है। इनफैक्ट जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे बस एक ही रोना रोते हैं कि सर सुबह से लेकर शाम तक हमारी क्लासें चलती है, हमारा स्कूल भी चलता है, आप ये बताओ कि मैथ का होमवर्क कैसे करें, फिजिक्स का कैसे करें, केमिस्ट्री कैसे करें। सर अगर इधर करते रहे तो उधर अकाउंट छूट रही है, उधर बीएसटी छूट रहा है। तो मतलब इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करा आपने और इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज कैसे करना चाहिए? सर इसका कोई शॉर्टकट तो नहीं है। आपको अगर आप सब चीज़ चाहते हो तो फिर आपको सब चीज़ के लिए मेहनत भी करना पड़ेगा। अगर आपको बोर्ड भी मैनेज करना है, सीवीटी भी करना है, आप नॉर्मल स्कूल से पढ़ रहे हो, तो फिर आपको एटलीस्ट 8 घंटे देने पड़ेंगे। अगर आप दे सकते हो तो आप 12 तक भी दे सकते हो। जैसे मैं एक पॉइंट में आके मैं ऑलमोस्ट पागल ही हो चुका था। मैं सुबह स्कूल जाता था, फिर रात में मैं 1-1, 2-2 बजे तक पढ़ रहा हूँ। स्कूल से आने के बाद शाम को 5 बजे से फिर उसके बाद फिर मैं स्कूल जाता था सुबह। तो सर वो सब तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना उसके पॉसिबल नहीं है। और फिर उसके बाद फिर एनटीए है, फिर वो कभी नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स काट लेंगे, कभी आंसर की गलत दे देंगे। तो इसलिए आप अपना बेस्ट दो, शायद आपसे हो जाए, बाकी ऐसे मुश्किल रजत, आपके टाइम टेबल से बेटा मुझे ना बहुत ही मोटिवेटिंग चीज़ नज़र आ रही है। आप एक बार ये बताओ कि आपका टाइम टेबल था क्या, मतलब शुरुआत से लेके रात के 1 बजे तक कैसे कैसे क्या क्या आप करते थे? सर तो टाइम टेबल हमारा ऐसा रहता था कि मेरा स्कूल 7:30 से चालू होता था, तो हम लोग 7 बजे तक घर से निकलते थे। तो उसके लिए 6 बजे, 5:30, 6 बजे के आसपास आपको उठना पड़ता है। फिर स्कूल से आते आते ऑलमोस्ट 2 बज जाते थे घर। फिर खाना खाए, फिर कुछ देर मान लीजिए सो लिए, तो फिर आप 4 या 5 अप्रॉक्स बज जाता है। फिर आप 5 से चालू करिए, तो 5 से मैं एक शिफ्ट 8, 8:30 तक पढ़ता था। फिर जैसे पापा आ गए तो फिर कुछ देर उसमें चल जाता है, तो फिर 9:30 से फिर चालू किया मैंने। फिर 12 तक का अप्रॉक्स चला, बीच में 10 मिनट खाना खाने के लिए ब्रेक, और फिर 12 से फिर 5-10 मिनट ब्रेक लेके फिर आपको 1-2, अगर मान लीजिए सैटरडे संडे है तो फिर मैनेज हो जाता है, कभी कभी 3 भी हो जाता था। तो वैसे ही आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम और कहीं से तो आएगा नहीं, टाइम तो यही है। बिल्कुल। अजय रजत, यहाँ पे बेटा आप बच्चों को ये भी बताओ कि आप जैसे अड्डा 24/7 से जब अगर आप ये कह रहे हो कि मेरा स्कूल फरवरी से चालू था, तो 2022 वाला सीवीटी अड्डा के वीडियो जो आपने देखे थे? हाँ जो सर, हमने लास्ट ईयर पढ़ा रखे हाँ लास्ट ईयर जो सर, क्योंकि मैंने तैयारी अप्रॉक्स जुलाई अगस्त में की थी, तब फर्स्ट एडिशन चल रहा था। हाँ एग्जाम्स क्योंकि सितंबर तक थे शायद उसमें। हाँ। तो सर काफी क्लासेस तब हो रही थी, तो मैंने मतलब सिर्फ एक क्रिस्प, ताकि थोड़ा क्रिस्प मिले एग्जाम का क्या है, तो मैंने उसको देखना चालू ऐसे किया देखते था। रहते हाँ, थे उसको। कि मतलब इंट्रोडक्शन दो कि आपको क्या फेस करना है। तो इसीलिए फिर मैंने तब देखना चालू किया थोड़ा बहुत, तब बहुत सीरियसली नहीं, पर आपको एक फील आ जाता है कि आपको क्या चीज़ फेस करना है नेक्स्ट ईयर। तो वही था। और अब तैयारी ज़्यादा करो, फिर पेपर तो क्योंकि एनटीए के पेपर का मेरे हिसाब से कोई वो नहीं है, कोई था नहीं है कि कब क्या घुमा दे। कोई भी पेपर कहीं भी आ जाए। एक शिफ्ट में बहुत आसान आ रहा है, एक में बहुत टफ आ रहा है। बहुत टफ आ रहा है, सही बात है। अच्छा रजत, एक बात बेटा यहाँ पे बच्चों को बताना कि जो आपने सीवीटी अड्डा पे जब आपने पढ़ाई शुरू करी थी, तो आप कौन से वाले बैच में थे, आपने क्या लिया था? तो सर मेरा जो अगस्त सितंबर में बैच था, शायद उसका कोई नाम नहीं था। उसका अगस्त बैच ही था। हाँ, अगस्त बैच ही उसका शायद नाम था, तो मैंने वो लिया था। और फिर मैंने वो शायद दिसंबर में या नवंबर में खत्म हो गया था। हाँ, वो 31 वो दिसंबर ओवर को हो गया था। फिर मैंने महापैक लिया था जनवरी फर्स्ट वीक में। फिर महापैक में अपग्रेड करवाया था उसको, और फिर उसके बाद फिर तो वो लास्ट एग्जाम डेट से पहले तक भी चला था। अच्छा, महापैक की एक बड़े कमाल की बात है कि महापैक में अगर एक बार आप कर लेते हो तो आप उसमें सारे उसके देख सकते हो, सारे बैचेज मिल जाते हैं। तो कितने बैचेज में तुमने बाद में पढ़ा? सर मैं जैसे अगस्त बैच था, उसके बाद डेल्टा काफी ट्रेडमार्क था। तो डेल्टा बैच में मतलब बहुत डिटेल्ड था सब कुछ, लंबे लंबे लेक्चर्स थे, पर उसमें आपको अगर पढ़ना है ना तो आपको सब वो हो जाएगा। हाँ, उसमें बहुत ही डिटेल, उसमें बहुत डिटेल था डेल्टा। फिर उसके बाद सर मैंने डेल्टा से पढ़ा था, फिर उसके बाद समर 2.0, और यूट्यूब में भी पैरेलल तो चलते ही रहता था। 7 बजे जो क्लासेस होती थी वो होती थी, उसको मैक्सिमम जितना अटेंड हो सकता है उसको मैंने किया। तो आप यहाँ पे एक चीज बताओ, जो बच्चे सबसे ज्यादा रोते हैं, अभी भी इनकी क्लासें खूब अच्छी खासी चल रही हैं पेड बैचेस की, तो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है
कि सर आप लोग 3 बजे से चालू करते हो, रात के 9-10 बजे तक तो आप लोग छोड़ते हो, तो हम सेल्फ स्टडी कैसे करें और इन सब चीज़ों को मैनेज कैसे करें? स्कूल में भी जाना है, इसको भी करना है, तो दोनों को देखिए कैसे? इसके दो ही तरीके हैं सिर्फ। जो आपका प्रायोरिटी सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए डोमेन है, इंग्लिश है, अगर आप जीटी के लिए अपियर हो रहे हो, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में नेसेसरी नहीं है, तो मैंने जीटी को साइड रखा था थोड़ा सा, तो आप उनकी क्लासेस पहले अटेंड करने का ट्राई करें। और फिर उसके बाद अगर सैटरडे संडे है, स्कूल्स में काफ़ी छुट्टी रहती है, 11th-12th में बच्चे जाते भी वैसे काफ़ी कम ही है स्कूल, तो फिर आप उस टाइम में रिकॉर्डिंग्स देखें। रिकॉर्डिंग्स तो ऑलमोस्ट आप कभी भी देख सकते हैं, तो आपको वैसे ही करके मैनेज करना पड़ेगा। मैनेजमेंट तो वैसे ही हो पाएगा, अगर आप चाहें कि 2 घंटे एक्स्ट्रा दिन में, तो वो तो नहीं आ पाएंगे। बिल्कुल यार, देखो घंटे तो 24 ही हैं, आपको अपना एफर्ट बच्चों आपको बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे कि मैं हमेशा आपको कहता हूँ, हाई पेन इज इक्वल टू हाई गेन। जब भी आप 10 घंटे 12 घंटे आप जैसे ही क्रॉस करोगे, दर्द मिलेगा। रात के 10 बजे 12 बजे जगोगे तो ऐसा लगेगा कि यार हमारे मम्मी पापा सो रहे हैं, पड़ोसी सो रहा है, तो हम ही क्यों जग रहे हैं। लेकिन उसका फल तब अच्छा लगेगा जब आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंचोगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, रजत जैसे हंसराज में पहुंचा हुआ है, कई सारे बच्चे एसआरसीसी में, डीयू के जो टॉप नॉच कॉलेजेज, इंडिया के सबसे टॉप नॉच कॉलेजेज में पहुंचता है। तो ये इस चीज़ की खुशी ना उस दिन समझ में आती है कि हमने कितनी रातें गुजारी है जाग जाग के। वो सर, अगर आप डेली टारगेट्स बनाते हैं, आप उनको अचीव करते हैं ना, तो भी आपको काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्योंकि आपको एट द एंड, आप अगर सिर्फ रिजल्ट को देख के जाएंगे तो फिर आप डिप्रेस हो जाएंगे। आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, पावर सिर्फ प्रोसेस में होती है। आप प्रोसेस फॉलो करिए, प्रोसेस इज द की टू सक्सेस। प्रोसेस फॉलो करिए, उसको एंजॉय करिए। एक्सीलेंट। अगर आप एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर आप फिर आपको बर्डन लगने लगेगा, आपको एंजॉय करना पड़ेगा। बिल्कुल फैक्ट बात है। इनफैक्ट ये रजत ने बहुत बड़ी बात बच्चों आपको बताई है कि मतलब जो एक प्रोसेस है ना, इनफैक्ट आप सीबीटी नहीं, आगे जाके कोई भी अगर आप पेपर दोगे ना, तो अगर आप प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो फिर आपकी जर्नी बहुत आसान है। हाँ, लेकिन अगर प्रोसेस में ही चलने में हालत खराब हो रही है तो फिर आपकी जर्नी नरक हो जाएगी। आप आज अगर आप 0 में हो तो आप पहले 10 का सोचो। अगर आप पहले से ही 100 का सोचोगे तब फिर आप 1 में भी नहीं बढ़ पाओगे। तो इसलिए आपको पहले धीरे धीरे स्टार्ट करना पड़ेगा। आप छोटे छोटे टारगेट्स रखिए, वैसे आगे बढ़िए। एकदम आप शुरुआत से अगर आप एम करेंगे कि हमको सीधे अब 200 नंबर कल एग्जाम में बैठेंगे और 200 नंबर आ जाएगा, तो वो नहीं हो पाएगा। मॉक टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट में कभी कभी कम मार्क्स भी आते हैं और कभी बहुत ज़्यादा भी आते हैं। तो अपने आप को एक कंसिस्टेंट बनाए रखना पड़ेगा। बहुत एक्साइटेड भी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होना है। एक्सीलेंट। अच्छा, यहाँ पे रजत मुझे मॉक से एक बात याद आई। आप मुझे एक बात बताओ बेटा, जब आपने पहला मॉक से दिया था तो कितना स्कोर आपने किया? सर मेरे को अभी भी याद है, मैंने पहला मॉक दिया था तब मेरा स्कोर शायद 84 या 86 था। आउट ऑफ 2 नहीं सर, हमारे अड्डा में शायद 250 के भी थे मॉक्स उस समय। 250 के मॉक्स थे तब उसमें। मतलब तब सिर्फ पर यही था ना कि अभी तो मैंने सितंबर में दिया था आधा सिलेबस करके, तो मेरे को था कि ठीक है अभी 84 आया है, आगे जाके बढ़ेगा और ट्राई करेंगे तो बढ़ेगा ही। अब सर मेरे को मॉक्स का क्या है कि मैंने एग्जाम के 2 वीक पहले एक मॉक दिया, 194 के अप्रॉक्स मेरा उसमें आया था, 194। और फिर ऐसा भी होता है कि नेक्स्ट दिन मैंने दिया तो फिर मेरा कुछ 100, 120, 130 के आसपास आ गया स्कोर। नंबर गिर गया सर। हाँ, तो वो अब कोई वो नहीं, आप कोई पेपर मॉक में भी है तो बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो आपके लेवल पे आपसे बन जा रहे हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो नहीं बनते हैं। और मेरी एडवाइस ये है कि मॉक टेस्ट अगर आपको लेना है, जैसे अड्डा में हमारे सब्सक्रिप्शन के साथ था, तो आप मॉक टेस्ट वही लीजिए जो सिलेबस से इंक्लाइंड हो। बहुत सारे मॉक टेस्ट ऐसे आते हैं जो सिलेबस से इधर उधर होते हैं, या तो आप उसके में आपके ज़्यादा गए तो बहुत एक्साइटेड हो जाओगे, कम आ गए तो आपको लगेगा आप पढ़ ही कह रहे हो, पर एक्चुअल में आप एक ठीक लेवल पे होते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट जब मैं लास्ट ईयर पर्सनलाइज मेंटोरशिप देता था तो हम लोग यही करते थे कि जैसे बच्चों को ये बोलते थे कि आप ये वाला मॉक टेस्ट दो, तो उसमें कई सारे बच्चों के 10-10, 20-20 नंबर भी आते थे। हाँ। मैं यही कहता था कि 10 नंबर आपके पहले दूसरे मॉक्स के हैं, ये आपके सीवीटी का नंबर नहीं है। और इनफैक्ट वही बच्चे, उनमें से भी 100% बच्चा मैथ्स में आया हुआ है, इनफैक्ट कई सारे सब्जेक्ट में भी आया हुआ है। तो यहाँ पे कई सारे बच्चे रजत ऐसे भी हैं जो मॉक्स देने से डरते हैं। देखिए, डरना तो मॉक्स देने से, आप जब तक डरते रहेंगे तब फिर तो आप एग्जाम में मॉक एक तरीके का क्या प्रॉक्सी एग्जामिनेशन उसको बोल सकते हैं। अगर आप मॉक्स दे के नहीं जाएंगे तो आप वहाँ टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। आसपास अप्रॉक्स, जैसे मेरे सेंटर में, मेरे क्लासरूम में अप्रॉक्स 80 या 90 बच्चे होंगे, तो आप उनको देख के ही डर जाओगे अगर आप मॉक्स नहीं दियोगे। सब अपने अपने उसमें कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं। 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे बाद फिर
वो आपके पास कभी टाइम नहीं आएगा, पेपर कभी नहीं आएगा, फिर आप नेक्स्ट ईयर जाओ। तो उसके मेरे हिसाब से मॉक्स अगर आप देने से डरोगे तो वो तो सॉल्यूशन नहीं है। दो मतलब हफ्ते में एक ही करो। जैसे हम लोगों ने मैथ्स में शायद दिसंबर या जनवरी में किया था, हर संडे को एक मॉक देने का था हम लोगों का। तो उसके जो रिजल्ट थे वो लाइव क्लासेस में भी आते थे, सर डिस्प्ले करते थे। तो उसमें कईयों के, मेरे भी कभी 80 मार्क्स भी आए, कभी 150 भी आए। तो वो कोई वो नहीं है कि आप मॉक में कम आ गया तो एग्जाम में कम आएगा, या मॉक में ज्यादा आ गया तो एग्जाम में भी ज्यादा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको एक वो मेंटेन देते रहो मॉक्स, है ना। यही आपके 10 नंबर 100 नंबर जाके बनेंगे, यही 100 नंबर 200 नंबर भी बनेगा। और मॉक्स देने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपका फाइनल एग्जाम है उसमें आपको ये पहचानना होता है कि आप गलती कहाँ पर कर रहे हो, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, वीक एरिया कौन सा है। आपको उन सब चीज़ों पर वर्क करना होता है, रादर देन ये सोचने के कि मेरा 10 नंबर आ गया, मेरा सब बर्बाद हो गया। हाँ वही तो, क्योंकि वो आपका फाइनल स्कोर नहीं है ना। आपको मॉक्स में अलर्ट रहना है। और मतलब मैंने जो मेरे सेट में क्वेश्चन थे 30th मई को थर्ड शिफ्ट में, अप्रॉक्स 6 से 8 क्वेश्चन बिना डिजिट चेंज किए हुए अड्डा के मॉक से ही था। अड्डा के मॉक से मतलब वो उसमें फिर उस क्वेश्चन में मेरे को सोचने की भी जरूरत नहीं है ना, वो तो पता है कि उसको उसका आंसर रट चुका है, दो बार मॉक्स भी अटेम्प्ट किए हुए हैं। अच्छा रजत, एक बात और बताना बच्चा, जैसे जो आपकी क्लासेज, जो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, जो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की क्लास चलती थी, आई थिंक केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लास शाम के टाइम पे चलती थी। तो सर मैंने तो सर कैसे, मैं तो कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ ना। अच्छा कॉमर्स से, हाँ। तो आपकी बीएसटी और जो अकाउंट्स की क्लास है वो शाम के टाइम पे चलती रही होगी, और मैथ्स की क्लास रात में चलती थी। मैथ्स की क्लास का तो सर 10 से चालू होती थी। एक सर मेरे को एक क्लास याद है जो शायद 2 बजे तक भी गई थी, उसकी रिकॉर्डिंग आज भी नहीं है। कितने सारे बच्चे रिकॉर्डिंग के लिए परेशान हुए थे। 3D ज्योमेट्री की थी वो, और वो 3D ज्योमेट्री की बहुत ही टॉप नॉच क्लास थी। 10 से रात को 2 बजे तक चली थी वो। एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं था कि 12 बज जाता है तो उसके बाद लेक्चर वापस नहीं आता। हाँ, तो वो 12 बजे सर बोले थोड़ी देर और, फिर थोड़े 1 बजे से भी थोड़ी देर और करते करते 2 बज गया। तो फिर पर वो क्लास पीक थी वो हम लोग का, 10 से 2 बजे तक। तो कई बार को क्लास लेने के बाद भी मीटिंग वगैरह करते थे। क्लास लेने के बाद गूगल मीट में कर लिया। और यूट्यूब सेशन 7 या 8 से 7 या 8 से होता था, 7 से होता था पहले, फिर लास्ट में लगता कुछ दिन में 8 से हो गया वो। हाँ 8 से हो गया था वो। अच्छा रजत, कोई ऐसी मतलब इंटरेस्टिंग मोमेंट बताओ जो आपकी क्लास की याद है, आपको क्लास की याद है। सर ये तो पहले जो 10 से 2 वाली क्लास थी, और सर एक क्लास हुई थी मेरे को याद है, फरवरी का टाइम था। हाँ फरवरी का था, बोर्ड एग्जाम्स चालू होने में 10 दिन थे। हाँ। तो उसमें क्लासेस एक्चुअली शायद एक 7:30 से थी, फिर 9 से भी थी, फिर 10 से भी थी। हाँ। तो 7:30 वाली क्लास, वो जैसे मैथ्स अल्फा होता है, मैथ्स एटम होता है। हाँ। तो फिर 7:30 वाली मेरे को दिखी नहीं अल्फा में, और मेरे को आइडिया नहीं था कि वो कहीं और भी प्लेस हो सकती है। तो फिर जब 9 की क्लास में मैं आया तो सर ने फिर मेरे को एक बार डांटा भी था, बोले थे कि तुम क्लास में क्यों नहीं आए थे। सर को मतलब नाम भी याद रहता है। तो फिर तब नहीं पता था कि ऐसे भी क्लास होती है। तो वो मोमेंट मेरे लिए था काफी वो। कई बार को उस टाइम पे ऐसा होता था कि क्लास से अगर कम पढ़ रही है तो बैक टू बैक वो तो 7:30 से उस दिन 3 बजे तक क्लासेस चली थी अप्रॉक्स। भयंकर क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस भी काफी सॉल्व करते थे ऑलमोस्ट। मेरे को याद है सर, मैंने CUET प्लस बोर्ड्स के लिए, सिर्फ मैथ्स के लिए मैंने अप्रॉक्स 24 रजिस्टर्स मैंने भरे हैं। 24 रजिस्टर, आप इमेजिन कर सकते हो, मतलब इतनी ह्यूज प्रैक्टिस है यार, सीरियसली, मतलब कुडोस टू यू बेटा, ग्रेट। क्योंकि CUET एक ऐसे एग्जाम है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। एक चीज है कि ये सिर्फ एक बार हुआ है, तो आप PYQs कितने ही ले लोगे, वो तो कोई PYQs तो मतलब तभी हेल्पफुल है ना जब एग्जाम 5 या 10 साल पुराना हो चुका हो। बिल्कुल। 1 या 2 साल में कोई PYQs का भी आइडिया नहीं होगा। अच्छा रजत, आपने रिसोर्सेज क्या क्या फॉलो किए थे बेटा? रिसोर्सेज सर, सबसे पहले तो आपको अगर बेसिक्स के लिए तो आपको NCERT, आपको मतलब अप्रॉक्स में हर एक क्वेश्चन आना चाहिए। NCERT के बाद फिर हम लोगों का जो क्लास नोट्स रहते हैं, क्लास नोट्स तो सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर ब्लैक PPT हो गई। ब्लैक PPT के बाद सर जो आप वो देते थे प्रैक्टिस शीट, क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट, उसका ड्राइव लिंक था हम लोगों के पास, उसको आपको करना चाहिए। और ई-बुक्स अगर आपके पास इसके बाद भी अगर आप कर सकते हो कुछ, तो फिर आप ई-बुक्स में जाओ, क्योंकि उसमें MCQs लाइन से रहते हैं, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। पर ये है कि उससे प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। और अगर CUET एग्ज़ाम, अगर कोई कुछ भी किसी ने नहीं तैयारी किया है, तो भी अगर वो ब्लैक PPT करके जाएगा तो रॉ स्कोर, मैं बोल रहा हूँ
150 के अप्रॉक्स उसका आराम से आएगा। ब्लैक पीपीटी से? ब्लैक पीपीटी से अगर 50 क्वेश्चन है, 50 में से 30 क्वेश्चन तो उससे ही आए थे। मेरे शिफ्ट में तो ब्लैक पीपीटी मतलब। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कोई लाइव क्लास अटेंड कर रहा है तो फिर उसको क्लास नोट्स बहुत अच्छे से बनाने चाहिए। क्लास नोट्स बनाओ। मेरे लिए तो क्लास नोट्स बहुत हेल्पफुल थे, एटलीस्ट लास्ट में जब आपको रिवाइज करना है। एग्जाम से पहले भी आप उसको खोलोगे ना 2 घंटे पहले, तो आपको सब कुछ क्रिस्प में ऑर्डर में मिलेगा। और अच्छे से बनाओ क्लास नोट्स में। भले आप क्लास के बाद 10 मिनट ले लो, जब वो पीपीटी अपलोड हो जाती है उसको देख के बना लो, पर क्लास नोट जरूर बनाओ। उसको एक प्रॉपर वे में जरूर बनाना। एक सर रिलेशन एंड फंक्शन का मेरे को अभी भी याद है, एक वर्टिकल लाइन टेस्ट का क्वेश्चन था। हाँ। वो कहीं भी शायद एनसीईआरटी में भी नहीं था, सीबीएसई बोर्ड में उसको नहीं पढ़ाते हैं। सिर्फ सर ने 1 या 2 बार उसको बताया था लाइव क्लास में कि ऐसे वर्टिकल लाइन टेस्ट करना है। सेम वो क्वेश्चन आया था, वो फंक्शन वाला क्वेश्चन आया था, पैराबोला बना हुआ था, उसमें वर्टिकल लाइन टेस्ट था। इनफैक्ट जब मैंने अभी इस साल में 2023 में बच्चों को उन्हीं पीवाईक्यूज को मैं करवा रहा हूँ उसी में से, तो मैंने देखा कि एज इट इज क्वेश्चन वही सर्कल का बना के, वर्टिकल लाइन टेस्टिंग, पैराबोला बना के, क्या फंक्शन है, क्या वो है, तो वो बहुत एज इट इज हेल्पफुल सेम है। सवाल आया हुआ था। रिसोर्सेज के लिए आपको ना, आप एक चीज कुछ टारगेट करो, जैसे अड्डा 24/7 का ब्लैक पीपीटी कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट कर लो, ई बुक कर लो। सब जगह हाथ मारने से कोई फायदा नहीं है, फलाने की बुक ले लो, ये बुक ले लो, कुछ नहीं होता है। आप ना कर पाओगे, कुछ नहीं अच्छा कर पाओगे, ना वहां से अच्छा कर पाओगे ना यहाँ पे अच्छा कर पाओगे, इसलिए एक ही जगह फोकस रखना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर ना एक चीज मैं अपने अनुभव से बच्चों आपको बताता हूँ यार, आप कोई सा भी पेपर दे रहे हो, चाहे ये सीवीटी का है, चाहे आप आगे जाके आईएएस की या कोई सी भी तैयारी करते हो, रिसोर्सेज को हमेशा लिमिटेड और एग्जाम ओरिएंटेड और टारगेटेड रखना चाहिए। और आपका क्लास नोट सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके किसी भी तैयारी के लिए। इनफैक्ट नोट्स बस एक नोट्स नाम नहीं है, क्लास नोट्स हो गया, उसके बाद शॉर्ट नोट्स हो गए, उसके बाद 1 पेज नोट्स। 1 पेज नोट्स हो तो गए। इन तीनों में से रजत आपने क्या क्या बनाए थे? सर मैंने क्लास नोट्स बनाए थे। क्लास नोट्स अप्रॉक्स, क्लास और शॉर्ट आप सेम ले लीजिए, और 1 पेज नोट्स मैंने ऑलमोस्ट एक चैप्टर प्रोबेबिलिटी छोड़ के लगभग मैंने सभी का बनाया हुआ था। अच्छा। क्योंकि वो बहुत हेल्प करता है। हाँ। और सबसे मेन एडवाइस मेरी ये है कि आप अगर पेड क्लास में आप कर रहे हो तो आप क्लास नोट्स बनाओ, वही सबसे ज़्यादा जरूरी है। सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आप कितना ही पढ़ लो, आप पर एक मोमेंट में जाके भूल जाओगे अगर आप उसको 1 हफ्ते बाद टच करोगे तो। और फिर आपके पास नोट्स रहता है तो फिर आपको सब रीगेन होना चालू होता है, इसलिए नोट्स इंपॉर्टेंट है। बच्चों यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और समझाना चाहता हूँ कि देखो, किसी भी एग्जाम की तैयारी को करने के लिए आपको 3 प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहली चीज होती है सिलेबस कंप्लीशन, दूसरी चीज होती है रिवीजन, तीसरी चीज होती है मॉक टेस्ट। तो बेटा आपने सिलेबस कंप्लीशन कैसे करा, फिर आपकी रिवीजन की स्ट्रेटजी क्या रहती थी? तो सर सिलेबस का हम लोगों का कंप्लीट करने का ऐसा था, जो हम लोगों का फर्स्ट बैच था अगस्त से दिसंबर वाला, उसमें अप्रॉक्स मैंने सीयूईटी ओरिएंटेड मैं बात कर रहा हूँ। बोर्ड्स का तो सिलेबस अप्रॉक्स मैंने जनवरी तक में, हमारा जब करिकुलम ख़त्म हुआ था स्कूल का तब हुआ था, तो मैंने 85% बोर्ड्स के पहले सीयूईटी ओरिएंटेड मैंने कर लिया था। और फिर उसके बाद जो थोड़ा बहुत बचा रहा था वो बोर्ड्स के बाद अप्रॉक्स 50 दिन थे, और फिर एग्ज़ाम्स तो कहाँ 10 दिन की 40 दिन में हुए, तो जिसके पास टाइम था और अच्छा है। और रिवीजन आपको करना है तो आप वही क्लास नोट्स, आप अगर आप लाइव देख सकते हो, जैसे बोर्ड एग्जाम्स हम लोग के, तब तो आप शायद आप बोर्ड्स को ज़्यादा फोकस आपको करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग भी, तब आप क्लास नोट्स को रिजॉर्ट करो। अगर आपके पास 10 मिनट 15 मिनट एक बार आप पलट के देख लोगे तो वो दिमाग में रह जाता है, वो इतनी बार देख लेते हो आप एग्जाम तक कि आपको याद रहता है। तो क्लास नोट्स ही बेस्ट रिवीजन का है। सिलेबस आप लेक्चर से कंप्लीट कर लो, जो चीज़ नहीं हो पा रहा है अगर यूट्यूब में अवेलेबल है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अगर आपने पेड लिया तो फिर आप यूट्यूब में जाओगे ही नहीं। आप जाओ यूट्यूब में भी सेम क्वालिटी लेक्चर्स हमारे अड्डा 24/7 के चैनल में अप्रॉक्स हर चीज़ के हैं, तो आप उससे अटेंड करो। और फिर प्रैक्टिस तो उसके बाद बोर्ड्स के बाद फिर मॉक टेस्ट दो और अच्छा, यहाँ पे मुझे एक चीज़ याद आई रजत, एक चीज़ बेटा बच्चों को बताना कि जैसे यूट्यूब क्लासेस और पेड क्लासेस में दोनों में डिफरेंस क्या आपको नजर आया? सर यूट्यूब और पेड क्लासेस में डिफरेंस इस चीज़ का है कि कंटेंट का आप लेवल अगर देखेंगे तो कंटेंट तो कहीं आपको लेवल कहीं कम नहीं है, बस ये है कि यूट्यूब में जो अटेंशन रहता है ना वो ज़्यादा, तब आप पेड में अटेंशन आप ज़्यादा रख पाओगे। क्योंकि जैसे आप अगर यूट्यूब में अटेंड कर रहे हो, ऐड आ गया बीच में, फिर आप पता चले कि आप देख रहे हो अड्डा 24/7, जाके फिर यूट्यूब में किसी गाने में चले गए, आप ऐड आ गया तो
तो उससे तो फिर यही मेन यूट्यूब का ये है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं यूट्यूब में। यहाँ आप क्लास कर रहे हो, नीचे आपको कोई वीडियो का लिंक Recommendation होगा, आ गई। रिकमेंडेशन आते रहते हैं, तो इसीलिए यूट्यूब में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। तो आप पेड में आते हो तो सिर्फ आपके बगल में चैट्स चलती हैं, लाइव अटेंड करोगे और आप कुछ कर भी नहीं सकते। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बच्चों, देखो यूट्यूब की क्लासें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेड की भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेड में आपको एक पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिल जाता है, क्योंकि आप ना टीचर की रडार पे रहते हो। आप जरा से भी कोई गलती करोगे, मुझे जैसे पर्सनली मैं भी ये काम करता हूँ, इनफैक्ट जो बच्चे चैट बॉक्स में अगर एक्टिव रहते हैं उनके नाम तक याद हो जाते हैं। अगर आपने एक भी दिन क्लास बंक किया तो दूसरे दिन क्या क्या कहर बरसता है, रजत तो एक बार फिर बताओ। दूसरे दिन आते ही आपका आपका नाम क्लास के स्टार्टिंग से लेके एंड तक लिया जाता है, अलग अलग एग्जाम्पल हो गए सब चीज़ में। तो फिर इसीलिए अच्छा ये है कि आप क्लास अटेंड करें। और मेरा एक जो मैं टिप्स दूंगा स्टूडेंट्स को, आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो आपको सिलेबस में पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे रिलेशन फंक्शन देख लिया, हम उसमें पीएचडी कर लेंगे, क्वेश्चन हो सकता है आपके सेट में आ ही ना उसका। आपको पीएचडी करनी क्यों है? आप क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करो, लोग कॉन्सेप्ट ऐसा, वहाँ पे 1 घंटे के पेपर में आप अपना कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाओगे अगर आपको या क्वेश्चन आएगा या आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप वहां जाके अपना दिमाग लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, इतना टाइम नहीं है। वो जेई का एग्जाम नहीं है कि आपको 3 घंटा मिला हुआ है। सही। सीयूईटी है 1 घंटा है, 1 घंटे में आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। तो अप्रॉक्स अगर आप निकालोगे तो भी कितना, 1.5 मिनट या उससे भी कम टाइम है। 1.5 मिनट, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे रजत एक बार बच्चों को आप ये बताओ बेटा कि आखिरकार जैसे स्पीड कैसे बनाया, मतलब इस पेपर में, क्योंकि स्पीड ही सबसे हाँ, इम्पोर्टेंट है। स्पीड तो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको कितना ही ज्ञान हो, अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओ तो सब यूजलेस है। तो स्पीड के लिए आपको सबसे बेसिक रिजॉर्ट है, आप स्टार्टिंग में यानी आप अगस्त सितंबर में आप कर सकते हैं। पहले तो आप क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करें और अपना टाइम रिकॉर्ड करें कि आप ये क्वेश्चन पहली या दूसरी बार कर रहे हैं, कितनी बार कितने टाइम पे आपने कर लिया, उस पैटर्न के क्वेश्चन आप कैसे कर पा रहे हो। फिर 1-2 महीने में आप फिर रिकॉर्ड करें, प्रोग्रेशन देखें अपना कितना है, कंटिन्यूसली मॉनिटर करें उसको। और जब एग्जाम के पार है तब तो फिर आप 1.5 मिनट का टाइमर लगा के करो, जितना भी आपसे क्वेश्चन हो पाए। आप गलत आंसर लगाओ, सही आंसर लगाओ, मॉक में जैसे करना हो करो, पर आप टाइमिंग, क्योंकि आप पढ़ के सब गए हो पर अगर आप क्वेश्चन टाइम से अटेंड नहीं कर पाओगे तो फिर तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा ना आपके पढ़ाई का। तो टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। यार देखो यहाँ पर एक चीज मैं और ऐड ऑन करना चाहता हूँ बच्चों, कहता है ना कि अगर हुसैन बोल्ट को 100 मीटर की रेस अगर दौड़नी है ना, तो बेटा 100 मीटर में ही आपको प्रैक्टिस करनी है। आप 10 किलोमीटर अगर चलोगे तो वो वर्थलेस है। वो वर्थलेस है। तो अगर आपको एंड टाइम पे प्रैक्टिस करनी है तो आपको जितना टाइम असाइंड है, जिस तरीके से असाइंड है, आप उसी पर प्रैक्टिस करिए, अदरवाइज जो आपकी प्रैक्टिस वर्थलेस और सर अगर आपको प्रैक्टिस जैसे बहुत है, एक्साइटमेंट है, तो फिर आप यूट्यूब लेक्चर्स करिए। यूट्यूब में तो हम लोगों का क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ही चलते रहता है, तो आपके पास आप चैट बॉक्स में आंसर देने का ट्राई करो 1 मिनट के अंदर। उसमें तो वो कहाँ से लोग रहते हैं, 10-10 सेकंड में भी आंसर निकाल लेते हैं। तो आप वैसे अपना स्पीड आप बढ़ा सकते हो कंपटीशन से। कंपटीशन आसपास देखोगे आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, पर कोई शॉर्टकट नहीं है। एक ऑर्गेनिक चीज़ है, ऑर्गेनिक फार्मूला, आप प्रैक्टिस करो होगा, नहीं प्रैक्टिस करोगे नहीं होगा। नहीं होगा। देखो भाई, देखो कोई भी बेटा शॉर्टकट नहीं है, और कहते हैं ना कि शॉर्टकट्स ऑलवेज लीड्स टू यू डिजास्ट्रस। आप अगर कभी भी लाइफ में शॉर्टकट के पीछे आप भागते हो ना, तो वो रास्ता हमेशा ही गलत होता है। तो आप शॉर्टकट के पीछे ज़्यादा भागो मत, स्मार्ट वर्क करो, वो ज़्यादा बेटर है, लेकिन शॉर्टकट के पीछे आप मत भागो। आप ये मत सोचो कि सवालों को रट्टा मार के चले जाएंगे, ये शॉर्टकट है। स्मार्ट वर्क क्या है कि आप सवालों के प्रोसेस को अपने दिमाग में रख लो बाय द प्रैक्टिस। हाँ, आप एल्गोरिदम वो कर लो। फिर भी सर जो मेरा एक्सपीरियंस पर्सनल रहा है, मैं स्मार्ट वर्क पे उतना रिलाई करने को किसी को नहीं बोलूँगा। मेरे हिसाब से तो आपको 98% तक आपको 0 से हार्ड वर्क ही ला पाएगा। स्मार्ट वर्क हो सकता है 98 से 99 कर दे आपको, या 100 कर दे, पर आपको 98 तक आने के लिए हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं हार्ड वर्क का, ना स्मार्ट वर्क वगैरह कुछ नहीं। बहुत सारे लोग सोचते हैं लास्ट में कर लेंगे, वैसे कुछ नहीं होता है। बिल्कुल, ये फैक्ट बात है बच्चों। देखो और ऐसे केसेज बहुत सारे होते हैं जहाँ पे बच्चा अगर हार्ड वर्क करता है ना, आराम से फोड़ जाता है। कई बार को हार्ड वर्क वाले बच्चे स्मार्ट वर्क वाले बच्चों के कंपैरिजन में बहुत आगे निकल जाते हैं। तो देखो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। रजत एक आधा डांट बताओ बेटा क्लास की। सर डांट तो सर क्लास में बुरा कंटिन्यूसली लगता था? सर बुरा लगने का कुछ है नहीं सर, बुरा ही लगना होता सर, तो डांट से बुरा लगना होता तो फिर सर तो फिर हम पढ़ ही नहीं पाते ना, अगस्त सितंबर में ही छोड़ दिया होता।
हाँ। तो आप सिर्फ टीचर की बात का भी बुरा मानोगे तो फिर तो आप नहीं सरवाइव कर पाओगे। एक आपको कोई आके पढ़ा रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, उसके बाद फिर वो आपको कोई ऐसा तो नहीं चीज करने को बोल रहा है जो इम्पॉसिबल, आपको पहाड़ चांद थोड़ी तोड़ के लाने को बोल रहा है वो। आपको करना बेसिक चीज, आप क्लास फॉलो करो। क्वेश्चंस भी ऐसे नहीं कि एक दिन में जैसे 100 का ही हमको टारगेट दे दिया, 10-20 क्वेश्चंस करने का, डीपीपीज अगर आपको मिलती है, हैंडआउट्स मिलते हैं तो। नहीं तो फिर आप अगर आप डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करोगे तो फिर आप वो चीज का सपना भी मत देखो। बिल्कुल सही बात है बेटा। और ये इनफैक्ट जो आपको डांट पड़ती है ना, बस एक डिसिप्लिन बनाने के लिए पड़ती है, और डिसिप्लिन बनाना अपने आप में एक दर्द होता है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो तो एक बार दर्द होता है उसमें, तो उसी के ऊपर आपको डांटें पड़ती हैं। और डांट का बस सिर्फ एक ही मोटो होता है किसी भी टीचर का कि आप यहाँ पे हमारे साथ में बैठ के इंटरव्यू दो। बस क्योंकि एक ही मोटो होता है। आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज बेटर देन इंटेंसिटी। मैं तो मानता हूँ अगर आप कंसिस्टेंट रहो, आप 100 दिन एक ही काम करो और आप वही काम चाहो आप 10 दिन में जोर ला के कर लोगे, तो जो 100 दिन से कर रहा है वो आपसे ज़्यादा अच्छा ही करेगा। बिल्कुल फैक्ट बात है बेटा, एक्सीलेंट। तो रजत एक बात बताओ बेटा, सीवीटी अड्डा पे जब जैसे आप लोग यूट्यूब पे भी जब क्लासेस आप फॉलो करते थे तो मतलब कैसा रहता था यूट्यूब का एनवायरनमेंट, कैसा रहता था वहाँ सर पे? यूट्यूब का एनवायरनमेंट भी अच्छा है, पर यूट्यूब में सबसे मेन दिक्कत क्या है कि आप किसी को कंट्रोल तो कर नहीं सकते हो। हाँ तो चैट में स्पैम बहुत होते हैं, कोई कुछ भी लिख के चल जा रहा है, तो एक तरीके से डिस्ट्रैक्शंस यूट्यूब में है। पर अगर आप थोड़ा डिसिप्लिन रख रहे हो, अब जैसे हम लोग, मैं इंग्लिश का पर्टिकुलरली आपको बता रहा हूँ, रुबाइका मैम की क्लास होती थी, तो जो वोकैबुलरी उन्होंने यूट्यूब में करवाई वो पेड में पॉसिबल ही नहीं है एक सेंस तक। वो क्लास 10 से चालू हो रही है, 1-2 घंटे डेली चल रही है, तो अब वो पेड में इम्पॉसिबल चीज़ है वो। तो इसीलिए आपको यूट्यूब में भी करना पड़ेगा, तो वो आपको सेल्फ डिसिप्लिन थोड़ा तो लाना पड़ेगा, बिना उसके कोई वो नहीं है। आप चैट अगर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप आंसर मत दो क्लास में, चैट बॉक्स बंद कर दो, आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, आप अपने आंसर्स नोट करो और ऑनेस्टी अपने आप से रखना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, कभी ऐसा पेड क्लास में भी ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन लगा? पेड क्लास में सर स्पैमर कोई रहता है तो फिर वो 1-2 बार डांट खा के फिर जो भी रहता है या तो ब्लॉक हो जाएगा या फिर वो अपने आप ही छोड़ के चल जाएगा। अगर कोई जैसे सर है, सर एक बार डांट दिए तो फिर वो उसका टेक्स्ट या तो चले ही जाएगा या दिखता है तो आधे 1 घंटे बाद के अप्रॉक्स कहीं दिख जाता है। बिल्कुल सही बात है बेटा। तो अभी रजत कैसा लग रहा है हंसराज कॉलेज इको ऑनर्स? सर अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने पर्टिकुलरली 11th क्लास में ही मैथ्स इको ऑनर्स के लिए ही ली थी, क्योंकि मुझे इको ऑनर्स करना था। नहीं तो मैं फिर कोई और स्ट्रीम, हो सकता है मैं ह्यूमैनिटीज़ भी ले लेता, पर मेरे को मैथ्स था और कॉमर्स यहाँ मिल गया, कॉम्बिनेशन मेरे स्कूल में था तो लिया। और हंसराज कॉलेज तो अब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक, कितना भी आप कहें, हायरार्की तो है। एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, ये एक लेवल के कॉलेजेस हैं। हाँ। थोड़ा केएमसी रामजस साइड आप और जाएंगे, वेंकी जाएंगे, तो वो आपको अलग फील मिलेगा, सब चीज़ की प्रायोरिटी मिलेगी। जितने कॉलेजेस हैं इनका इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लें, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, बिल्कुल। जैसे हम लोग की अभी वैक एक इलेक्टिव है, उसकी क्लासेस होती थी, तो वो पूरा कंप्यूटर लैब इतना वैसा मैंने कहीं भी नहीं देखा आज तक, सारे बहुत एडवांस्ड। तो टीचर्स आपको एक से एक मिलेंगे, मतलब टीचर्स आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा। बेसिक डिफरेंस तो आपको सारे कॉलेजेस में यही है, टीचर्स। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो सोसाइटीज़, जो हमारे यहाँ सोसाइटीज़ हैं, तो उनका कोई कंपैरिजन नहीं। हंसराज में अप्रोक्स 70 के आसपास सोसाइटीज़ हैं। अच्छा, मेनली कौन कौन सी सोसाइटीज हैं बेटा, एक बार मेनली सर सोसाइटीज जाएंगे तो 180 डीसी ऑलमोस्ट हर टॉप कॉलेज, ये कंसल्टिंग के लिए है, बेसिकली कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। इफ्सा करके इंटरनेशनल फाइनेंस स्टूडेंट एसोसिएशन, वो सिर्फ इंडिया में सिर्फ 7 ही कॉलेजेस में है। अच्छा। 5 दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं और एक बिट्स पिलानी है और एक आईआईटी को ही है। अच्छा। उसमें है सिर्फ। और सोसाइटीज जाएंगे तो प्लेसमेंट सेल हो गया, डांस सोसाइटी है, ऊर्जा, कलिनरी आर्ट सोसाइटी, कोई सोसाइटी? हाँ सर, सिविल सर्विसेज सोसाइटी है, जो उनका अलग एक कम्युनिटी रहती है उन बच्चों की जिसको सिविल सर्विसेज में आगे करना है। तो उनकी एक अलग कम्युनिटी रहती है। ऑलमोस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे टॉप कॉलेजेस में है लगभग। इनफैक्ट हंसराज में भी है, हिंदू में भी है, केएमसी में भी मैंने सुना है, लगभग मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस, मिरांडा में भी है, जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप नॉच कॉलेज हैं सब में यूपीएससी की सोसाइटी। अगर आपको एक्सपोजर चाहिए, कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना है, तो आप कोई भी नॉर्थ कैंपस में अगर आप किसी टॉप कॉलेजेस में आते हैं, आपको बहुत एक अपर एडवांटेज मिलता है। आप कितना ही बोल लें कि अगर यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट में तो सिर्फ कॉलेज का नाम नहीं लिखा होता है, पर कॉलेजेस से बहुत आपकी आइडेंटिटी को आपको फर्क पड़ता है। आप जाओ वहाँ पे, आप
रोड में चल रहे हो, कोई आपसे पूछे हंसराज से आप ये कर रहे हो, तो अलग ही उसका रिस्पेक्ट है। तो कॉलेजेस में और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज का तो कोई वो नहीं है। प्लेसमेंट जैसे हम लोगों का हंसराज है, हिंदू है, SRCC आप ले लीजिए, मतलब एक लेवल से बहुत अच्छा है वो प्लेसमेंट्स आपको कई, तो मैं जितना मैंने जानता हूँ बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी वो प्लेसमेंट नहीं है जो इन कॉलेजेस में है। जो इन कॉलेजेस में। अच्छा, कितना अभी तक जो आपने सीनियर्स वगैरह से बेटा बात करी होगी, तो हंसराज के प्लेसमेंट के बारे में क्या है? हंसराज का सर एज पर लास्ट ईयर जो हमारा प्रोस्पेक्टस निकला था, प्लेसमेंट सेल का रिपोर्ट निकलती है एक, उसमें 37 लाख पर एनम था। किस स्ट्रीम का? ये सर जनरली जो प्लेसमेंट्स होते हैं ना, ये या तो बीकॉम ऑनर्स के होते हैं या तो फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स के होते हैं। इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो गया, स्टैट्स ऑनर्स, हाँ, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स हो गया, मैथमेटिक्स ऑनर्स हो गया, प्लेसमेंट्स इन कोर्सेज में काफ़ी अच्छे रहते हैं। काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो आप में से अगर कोई भी बच्चा टारगेट कर रहा है तो देखो, डीयू के टॉप नॉच कॉलेजेस नॉर्थ कैंपस, ये सारे प्रोग्राम है जहाँ पे आप सभी लोग अच्छी तरीके से टारगेट कर सकते हैं। और बताओ रजत, और कोई ऐसा बीच का कोई मोमेंट, इंटरेस्टिंग मोमेंट जो आप बच्चों को बताना चाहते हो? सर इंटरेस्टिंग मोमेंट तो कोई क्लास की यादें या कुछ भी ऐसा कुछ भी? सर क्लास की यादें तो सर ऐसे बहुत सारी क्लासेस हैं, सारी क्लास हमने अटेंड की। तो क्लासेस में आपको यही रहेगा, अगर आप कंसिस्टेंसी बनाते हो तो अच्छा है। और कई क्लासेस जैसे कभी थोड़ी लेट हुई, कभी थोड़ी जल्दी चालू हो गई, कभी आपको डांट पड़ गई, तो मोमेंट्स तो आपके वही निकलेंगे। और बाकी मेरा तो एडवाइस यही है कि आप कंसिस्टेंटली क्लासेस अटेंड करिए, आपको मज़ा आएगा। अच्छा, और कोई तैयारी के बीच में कोई ऐसा मोमेंट जो बहुत डिक्लाइनिंग रहा हो, जहाँ पे ऐसा लगा हो कि यार अब कुछ हाँ बचा नहीं? सर, ऐसा बहुत हुआ, क्योंकि सर मैं आपको बताया जैसे मेरा लाइफस्टाइल हो चुका था, 1 2 3 बज रहा है। हाँ। बिना सोए आदमी इतना दिन तक चल रहा, अब 2 4 6 घंटे सो रहे हैं। तो सर बहुत बार ऐसा हुआ था, आप इमोशनल ब्रेकडाउन ले लीजिए, मेंटल ब्रेकडाउन ले लीजिए, ये अक्टूबर नवंबर के आसपास 1 2 बार। तो सर पर उसके लिए ये एडवाइस है, आप दोस्त रखें, अच्छे रखें, कम रखें तो ज़्यादा बेहतर है। और घर वालों से बात करते रहें। मतलब सर मैं अपने घर में बहुत ओपन कॉन्वर्सेशन सब टॉपिक्स पे काफ़ी अच्छा है। मतलब घर में मम्मी पापा? घर में मम्मी पापा सब बहुत सपोर्टिंग है। अच्छा, मम्मी पापा क्या करते हैं? सर तो मेरे पापा माइनिंग इंजीनियर हैं, कोल माइंस में बेसिकली वो मैनेजर हैं, और मम्मी हाउस वाइफ है। अच्छा, तो कैसा कैसा रहा था सपोर्ट, जैसे मम्मी सर पापा की सपोर्ट साइड से? मेरे मम्मी और पापा का वो तो सर कोई वर्ड्स नहीं है उसके लिए, सब चीज़ का सपोर्ट रहा। एक्चुअली बेसिकली होता क्या है, जैसे मेरी फैमिली है तो बहुत सारे मेजॉरिटी आप ले लीजिए, या तो इंजीनियर हैं या तो टीचर हैं। तो सर मेरे को एक डिफरेंट लाइन में जाने का, तो वो पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से ही पॉसिबल हुआ। बिल्कुल। और सर मैं तो अपने फादर को बेसिकली अपना आइडल मानता हूँ, जो उनका वो रहा है कंट्रीब्यूशन, और जो लाइफ उनकी रही है उसके बेसिस में जिस मतलब पोजीशन पे आज वो हैं। अगर वो थोड़ा सा भी और लकी होते तो आज वो कहीं से कहीं और होते, पर फिर भी आज वो बहुत अच्छे पोजीशन में। मेरे हिसाब से वो मेरे लिए आइडल, इंस्पिरेशन सब घर में ही है। देखो, और इनफैक्ट मैं तो ये भी कहता हूँ, लगभग मोस्ट ऑफ द बच्चों के आइडियल इंस्पिरेशन घर में ही होते हैं यार, या तो फादर, या तो मदर, या तो कोई बड़े भैया दीदी। क्योंकि घर वालों जितना सपोर्ट आपको कोई नहीं कर सकता, और बाकी जो कुछ बचा खुचा रहता है वो अपने दोस्त वगैरह कर देते दोस्त आपके, आप कम रखो, 2 या 2 दोस्त रखो, 1 दोस्त रखो, पर आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए। अच्छे होने चाहिए, जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको पीछे नहीं खींचे। आपको सपोर्ट करें। ऐसा नहीं कि अगर चल भाई मैं भी चलता हूँ, चल बाहर चलते हैं, अगर आपकी क्लास चल रही है, आप किस चीज़ में बिजी हो, तो वो आपको वो ना करें, इनफैक्ट वो भी आपके साथ ज्वाइन हो। तो मेरे हिसाब से दोस्त आपके सपोर्टिव होना ज़रूरी है, क्योंकि आप रहोगे अपने आसपास जैसे 10 लोग हैं उनका आप एवरेज ही रहोगे हमेशा। और इनफैक्ट यहाँ पे मैं एक पेरेंट से भी एक बात कहना चाहता हूँ, जो बहुत सारे पेरेंट्स कई जगहों पे लैग करते हैं। कई बार को बच्चे हमसे कहते हैं कि सर मेरी पेरेंट्स के, हमारे पास पेरेंट्स के साथ मतलब साथ में उतना कॉन्वर्सेशन नहीं है, सपोर्ट नहीं है। तो ऐसे केसेज में मैं सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हम भी किसी के बच्चे हैं, रजत भी किसी का बच्चा है फाइनली, और आपका भी कोई बच्चा है। लाइफ में कोई भी बच्चा अगर आगे बढ़ता है तो आपको ही सपोर्ट करना है, क्योंकि आपने ही पैदा किया है और वो आपका ही बच्चा है। फेलियर हर किसी इंसान की लाइफ में होते हैं, फेलियर हमारी लाइफ में भी होते हैं, तभी हम यहाँ पे भी बैठे हैं। फेलियर जितना ज़्यादा आप आगे जाओगे, जितने बड़े आप सपने देखोगे, फेलियर होना तय है, और ऐसे ही टाइम पे आपकी नीड है। तो प्लीज़ आप अपने बच्चे को सपोर्ट जरूर करिए, कभी भी ओवर एक्सपेक्टेशन आप बच्चे से मत कीजिए, क्योंकि ओवर एक्सपेक्टेशन हमेशा बच्चे को सिर्फ डिस्ट्रॉय करती है। बचपन से ही एक्सपेक्टेशन
बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, हर पल यही बोलना कि नहीं निकलेगा तो ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ये सारी चीज़ें सिर्फ बच्चे को ख़राब करती हैं। इनफैक्ट आप बच्चे को लिवरेज दे दीजिए कि बेटा तू कर जो तुझे मन है, और आप बस ध्यान रखिए। आई थिंक इतना हाँ सर, बहुत क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट, सर मैंने जितना देखा है, मेरे भी दोस्त कई सारे, वो ऐसी ऐसी बातें जो शायद उनको उनके पेरेंट्स से करनी चाहिए, वो कहीं और बताते फिर रहे हैं, किसी और को बोलते फिर रहे हैं। तो पेरेंट्स को थोड़ा सा सपोर्टिव होना चाहिए, क्योंकि बच्चे कभी रिस्क ले ही नहीं पाते हैं, उनको हमेशा कोई ना कोई डर रहता है कि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा मेरे हिसाब से सपोर्ट, जैसे मेरे पेरेंट्स, उनको मार्क्स से कभी कोई कोई वो नहीं रहा। जैसे मेरी सिस्टर है, मार्क्स का कभी किसी को ऐसा नहीं है कि आप जाओ 95% ही लाओ, आ गया। पर ये है कि आप अपने एफर्ट में कमी मत रखो, एफर्ट आपको पूरा करना है, आए नहीं आए वो फिर सब भगवान की मर्जी है। बिल्कुल। अच्छा रजत, कोई ऐसा जैसे कई कई बार को होता है, जैसे जब हम पढ़ते वगैरह हैं तो मतलब कई बार को रातें बड़ी काली होती है, एकाएक याद आता है कि यार हम क्या कर रहे हैं, कोई आगे आइडिया नहीं है कि मतलब क्या होना है, पता नहीं निकलेगा कि नहीं वो निकलेगा। तो सर बहुत होता है। जैसे अगर आप सर एक जोन में, जैसे जब सब लोग स्टार्ट करते हैं, एक्साइटमेंट रहती है, कट ऑफ जान लेते हैं कॉलेजेस का, एसआरसीसी का कट ऑफ 780 है, 790 है। हाँ तो आप कट ऑफ आपने पता कर लिया, आप पढ़ रहे हो, आप आधे घंटे तो सिर्फ कट ऑफ ही पता कर रहे हो, फिर पढ़ रहे हो रात को। कभी लगता है आएगा उतना मार्क्स, कभी आ सकता है, कभी आएगा नहीं आएगा, क्योंकि 800 में 800 में 780 780 790, यानी आपके पास स्कोप कितना है, एक या दो क्वेश्चन गलती करने का, बल्कि एक का भी नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा, आप कहाँ पहुंच जाओगे किसी को कुछ नहीं पता है। तो सर ऐसे मतलब बहुत रातें ऐसी गई हैं सर, जब बहुत ज़्यादा रेस्टलेस आदमी हो जाते हैं। पर सर यही है कि आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, अपनी मेहनत पे रखो और भगवान पे रखो। थोड़ा सा आदमी को स्पिरिचुअल होना चाहिए, हेल्प करता है काफ़ी, आप मेंटली आप काफ़ी स्टेबल रहते हो उसकी वजह से। बिल्कुल। और उससे भी ज़्यादा अपने माँ बाप पे रखो और उनसे आप बात करो, उनसे आप अपनी सारी चीज़ों को शेयर करो। और अगर उनसे भी कुछ नहीं कर सकते तो आप कोई अपना एक मेंटोर पकड़ो, क्लास एक ऐसा में टीचर पकड़ो। क्लास टीचर्स, कई बार स्कूल में कुछ टीचर्स होते हैं बहुत सपोर्टिव होते हैं, आप उनको जाके शेयर करो, पर कोई इंसान आपके पास शेयर करने के लिए होना चाहिए। बिल्कुल, नहीं तो आप अंदर दबाए दबाए आप बहुत प्रेशर में आ जाओगे। बिल्कुल फैक्ट बात है। तो बच्चों, आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आप सभी बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको ये जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रही होगी। तो रजत, एक बार फाइनल एंड पे आप बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हो बेटा? फाइनल एंड पे सर मैं यही कहूँगा बच्चों को कि आपको, अगर आपने टारगेट, सपना आपने बड़ा देखा है, आपका टारगेट बड़ा है, तो आप मेहनत जल्दी चालू करें और कंसिस्टेंसी बनाए रखें। कोई आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत है नहीं मिला अगर आपको कोई टॉप कॉलेज नॉर्थ कैंपस में, तो कोई आपकी लाइफ नहीं ख़त्म हो रही है वहाँ पे, और चिल रहे आपसे। अगर ये नहीं होगा तो कुछ और होगा, वही तो, अगर आपकी मर्जी का हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर और अच्छा है, वो भगवान की मर्जी का होगा। तो इसीलिए आप अपने तरफ से मेहनत करें, बाकी रिजल्ट तो आपको जहाँ ले जाना होगा भगवान को, वो आपको ले ही जाएगा। बिल्कुल। और बच्चों, यहाँ पे मैं आपको लास्ट में एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कहते हैं ना कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही बात समझाई थी कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। तो देखो, आप ना अपना एफर्ट में, आप अपने एफर्ट में कोई भी कमी आप मत छोड़ो। बाकी सारी चीज़ें आप लोगों की ब्लेसिंग्स पे, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स पे, अपने टीचर्स की ब्लेसिंग पे और ऊपर वाले पे छोड़ दो। आपके साथ में सब कुछ अच्छा होगा। आज की डेट में हो सकता है कि कुछ आपको ऐसा लग रहा हो कि डाउनफॉल है, लेकिन अल्टीमेटली वो पॉजिटिव ही आना है जब आप अपनी लाइफ के इम्तिहान में देखोगे तो बच्चों, आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी मेरे बच्चों को विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।